एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम जिन 3 कंपनीज के रीसेंट रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे उनमें डीजी खान सीमेंट, बैंक अल हबीब और मिलर ट्रैक्टर्स शामिल हैं। सबसे पहले हम डीजी खान सीमेंट के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का रिव्यू करते हैं और अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹4.93 रही, विच इज़ अप 2.7 टाइम्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बड़ा ड्रॉप है 32% का, और जब भी हमने देखा कि डीजी खान सीमेंट की स्टॉक प्राइस भी नीचे आई थी। अगर हम इसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के हाइलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स में हमको 18% का इजाफा नजर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये 19.8 बिलियन रुपीज़ की रही। ग्रॉस मार्जिन्स कल्प्रेट थे, ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन 10 परसेंटेज पॉइंट्स और ये 22% रहे। फाइनेंस कॉस्ट की बात की जाए तो इट वाज डाउन 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये 431 मिलियन रुपीज़ की रही। नाउ शहबाज, हमने ऑफ कोर्स सेल्स में तो अच्छा इजाफा देखा है 18% का फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन असल जो प्रॉब्लम आया वो ग्रॉस मार्जिन्स में आया जो सिर्फ 22% रहे। आई थिंक येस, रिजल्ट वाज लिटिल लेस देन एक्सपेक्टेशंस। अगर आप सेल्स का जायज़ा लें तो सेल्स वर अप अबाउट अप टू 18%, बट उसमें है अगर आप देखें डिस्पैचेस, लोकल डिस्पैचेस एंड इवन एक्सपोर्ट के डिस्पैचेस वो बोथ अप। अगर आप लोकल डिस्पैचेस देखें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे दे वर अप 8% और एक्सपोर्ट भी वो अप 2%। और जहाँ तक हम प्राइसेस की बात करें, अगर हम प्राइसेस को कंबाइन करें और रिटेंशन प्राइसेस निकालें तो इवन प्राइसेस वर अप और सीक्वेंशियल बेसिस, तो यहाँ तक तो चीज़ अच्छी थी। जहाँ तक आई थिंक मेन जो आई थिंक एक्साइटिंग थिंग रिजल्ट में थी या जो मेन कल्प्रिट जैसे आपने बोला वो आई थिंक ग्रॉस मार्जिन था। ग्रॉस मार्जिन लास्ट क्वार्टर जो देखा, फोर्थ क्वार्टर जो था उसमें 32% का था और FY25 बेसिस में जो एवरेज मार्जिन से 25% के थे, बट इस क्वार्टर में हमने देखा मार्जिन सिर्फ 22% के आए। आई थिंक आप इसकी बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में इनकी जो इन्वेंट्री थी 9 बिलियन की वो 4 बिलियन हो गई है। तो हमने कुछ ऑफकोर्स हमने बुक्स भी देखी, बैलेंस शीट भी देखी, तो मेन जो कल्प्रिट का प्लांट शटडाउन था जिसकी वजह से हुआ कि सेल्स तो अच्छी हुई बिकॉज पुरानी सेल्स पड़ी हुई थी, और बिकॉज अभी होता ये है कि जब प्लांट इन्वेंट्री पड़ी थी, जो प्लांट जब शट डाउन होता है और ओपन एंड शट होता है तो उसमें कुछ फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से आप देखा है कि वन ऑफ कॉस्ट है। आई थिंक अच्छी ये बात है अगर प्लांट अगर गोइंग फॉरवर्ड डिमांड एक सब्सटैंशियल हम देख रहे हैं तो गोइंग फॉरवर्ड ये हमें लगते हैं कि मार्जिन्स दे कैन इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड, और मार्जिन्स फ्रॉम 22% 25% हो सकते हैं। तो येस, वी कैन से कि ये मार्जिन्स वन ऑफ है एंड गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट सम रिकवरी इन मार्जिन्स ओवरऑल। देखिए, जहाँ तक आपने फाइनेंस कॉस्ट की बात करी, हमने देखा कि DGKC वाज हाईली लेवरेज्ड फॉर द लास्ट हाउ मेनी क्वार्टर्स। ये बहुत अपने आप को डीलेवर कर रहा है और अपनी जो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ये अपने लोन्स को पे ऑफ कर रहा है बिकॉज ऑफ बेटर कैश फ्लो अवेलेबिलिटी। सो हम देखा है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बिकॉज ऑफ हमने देखा कि 4 अरब के लोन्स इन्होंने पे करे, जिसकी वजह से आपकी टोटल बोरोइंग भी नीचे हुई, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और आपको पता ही है जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी रीप्राइस हुए होंगे, तो उसका भी यहाँ इम्पैक्ट आया होगा। सही। अच्छा शहबाज, अगर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग जाएं और जो 3 क्वार्टर्स रह गए, अब पहले क्वार्टर में 22% मार्जिन आए हैं, लेट्स से कि जैसे आपने कहा कि पिछले साल एवरेज मार्जिन वाज 25%, अगर हम यहाँ से 25% मार्जिन रख लें नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के तो क्या अर्निंग्स होंगी? देखिए यस, मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है। अगर 25% हम मार्जिन रखते हैं सो तकरीबन ₹6.60 की अर्निंग आती है। सो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर यही और हम ये नंबर क्वाइट सस्टेनेबल लगता है, तो अगर आप देखें अगर इस चीज़ को हम 3 क्वार्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन ₹18 ₹19 की अर्निंग हो जाएगी, और आपकी ₹5 की अर्निंग ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर में आई है। सो हम समझते हैं कि ये नंबर पूरे साल जो DGKC है वो तकरीबन ₹24 से ₹25 अर्निंग कर सकता है। आई थिंक एक कंसर्निंग चीज़ फॉर नॉट फॉर ओनली DGKC, फॉर आई थिंक ऑल सीमेंट प्लांट्स ये है कि ऑफकोर्स इंटरनेशनल कोल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, बट बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर शटडाउन जो आपकी लोकल प्राइसेस हैं कोल प्राइसेस की, और वो आपकी बढ़ गई हैं। तो इफेक्टिव जो कोल प्राइसेस हैं, जो आप समझे वेटेड एवरेज कोल प्राइसेस, वो बढ़ गई हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ इम्पैक्ट आपके मार्जिन में हो इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। बट आई थिंक एक पॉजिटिव चीज़ यही हुई इन द लास्ट आई थिंक 10 डेज प्राइसेस भी बढ़ी हैं, तो हो सकता है प्राइसेस आपकी सीमेंट प्राइसेस बढ़ गई हैं और कोल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, तो इसका इम्पैक्ट निगेट हो जाए। सो येस, अगर हम इस तरह देखेंगे पूरे साल की अर्निंग अगर DGKC की ₹24 होती है, so it's trading at a price to earning multiple of almost 9 times, तो it's like fairly valued. I think इसमें एक अट्रैक्टिव जो है स्पेशली एंटरप्राइज पर टर्न, अगर मैं सिंपल लेमैन में बता दूं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर फॉर एग्जांपल DGKC आज अपना ये प्लांट बेच दे और नया प्लांट जाके ले, तो उसको नया प्लांट किस कॉस्ट पर लेना पड़ेगा। अब एवरेज कॉस्ट देखें, अगर आप चाइनीज़ प्लांट लें, यूरोपियन प्लांट लें, आई थिंक एवरेज कॉस्ट पर टन बेसिस पे $65 पर टन होती है। वेरास अगर आप DGKC की रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर टन देखें, इट इज़ जस्ट $30 पर टन। तो उस लेवल पे हमें लगता है कि इसमें एक अट्रैक्शन है फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय द स्टॉक। ठीक है, ओके।
अच्छा जी, मूविंग ऑन टू बैंक अल हबीब। नाउ बैंक अल हबीब के थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। थर्ड क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर ₹6.19 रही, विच इज़ डाउन 24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और थर्ड इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया ₹3.5 का। बैंक अल हबीब ने 9 मंथ्स की अर्निंग बन जाती हैं ₹23.99। और इस तरह से 9 मंथ्स का जो डिविडेंड है वो ₹10.5 बनता है। अगर हम थर्ड क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें बैंक अल हबीब की, तो नाउ नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट थी क्वार्टरली बेसिस पे 33.1 बिलियन रुपीज़ की। नेट प्रोविजनिंग हमको यहाँ पे नज़र आई है 449 मिलियन रुपीज़ की वर्सेस अ रिवर्सल ऑफ 1.5 बिलियन रुपीज़ जो सेकेंड क्वार्टर में हमको नज़र आया था। और फ़ी इनकम वाज डाउन 32% और ये 4.1 बिलियन रुपीज़ की रही। सो नाउ रिजल्ट्स वाज बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन। में देखा था कि स्टॉक प्राइस कहाँ 230 तक चली गई थी, फिर 185 190 तक आ गई है। सो जो मेजर कल्प्रिट यहाँ पे क्या है? देखिए, अगर आप कोर इनकम देखें, कोर इनकम फ्लैटिश थी ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, तो वो तो एक प्रॉब्ली एक अच्छी चीज़ है कंपेयर टू अगर बाकी रिजल्ट्स देखें थोड़े वीक थे। पर कि आप नॉन फंडेड इनकम देखें या नॉन कोर इनकम थी, उसमें आई थिंक मेन कल्प्रिट वाज द फी कमीशन। अगर आप फी कमीशन देखें वो वाज डाउन 32%। देखें, अगर हमने देखा है कि बाकी बैंक्स भी क्या कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट मार्केट शेयर ऑफ रेमिटेंसेज, दे आर स्पेंडिंग मोर एंड अर्निंग लेस। सो आई थिंक मेजर कल्प्रिट जो फी इनकम में था वो आपकी रेमिटेंस इनकम था, जिसकी वजह से आपकी जो टोटल नॉन कोर इनकम या नॉन फाइनेंस इनकम कम आई है। आई थिंक एक और जो इसमें फैक्टर है जो एक पॉजिटिव था वो गेन ऑन सिक्योरिटीज़ था, हमने देखा है। बट ये गेन ऑन सिक्योरिटीज़ की आप बैलेंस शीट देखें, ये गेन इनने बुक करा है फ्रॉम देयर PIB होल्डिंग से बुक करा है। आई थिंक एक और हम डिस्कस आपने चीज़ रिगार्डिंग प्रोविजनिंग बुक करी है। हमने देखा है अगर पूरा आप 9 मंथ बेसिस में देखें तकरीबन 2.2 बिलियन की रिवर्सल्स हैं प्रोविजनिंग साइड पे, वेरएस इस क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में एक इन्होंने प्रोविजनिंग बुक करी है। आई थिंक विच इज़ वेरी नॉमिनल, तो वो कोई आई थिंक कोई कंसर्निंग फैक्टर नहीं है। बट अगर आप देखें लास्ट को 2 या 3 क्वार्टर में जो रिवर्सल बुक करे थे वो रिवर्सल के लोन्स रिवर्सल्स नहीं थे, देयर वर सम रिवर्सल्स ऑन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो एक फैक्टर था। सो अगर आप देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम एक फ्लैटिश है, बट नॉन जो फंडेड इनकम है वो थोड़ा डिक्लाइन हमने देखा है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा ये बाउंस बैक हो सकती है इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, बिकॉज जहाँ तक चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं ऑन द रेमिटेंस फ्रंट पे। आई थिंक एक और इसमें कंसर्निंग फैक्टर इज कॉस्ट टू इनकम रेशो। अब कॉस्ट टू इनकम रेशो अगर आप देखें लास्ट ईयर सेम पीरियड 9 मंथ बेसिस पे तकरीबन अराउंड 50 बिलो 50 लेवल था। अगर आप इसी 9 मंथ बेसिस पे देखें तकरीबन 56% है। पर आप लेटेस्ट क्वार्टर में देखें यही जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ये आपका 61% हो गया है। इसका आई थिंक एक रीज़न तो ये है कि आपकी जो NFI है वो थोड़ी डिक्लाइन हुई है और आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जस्ट टू गेट मोर मार्केट शेयर फ्रॉम रेमिटेंसेस साइड वो आपकी बढ़ गई है। सो अगर आप देखें जो इसकी अर्निंग इस क्वार्टर इसने रिकॉर्ड करी है ये सस्टेनेबल लगती है। कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जो आपकी फ़ी इनकम है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो अगर आप पूरे साल देखें 9 महीने में इनकी अर्निंग तकरीबन 30 रुपये की है, 23 रुपये की है, और अगर 7 रुपये और कर देता है तो 30 रुपये की अर्निंग हो जाएगी तकरीबन। तो इस ट्रेडिंग एट बिलो 7 टाइम्स मल्टीपल। बट अगर आप गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे देखें अगर ये 25 से 27 रुपये भी कमाता है तो बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे आई थिंक एक डिसेंट एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, सो आई गेस यही चीज़ है उस वक्त इन्वेस्टर्स को प्राइस टू अर्निंग पे वैल्यू कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। एंड वी नो कि बैंक्स को यूजुअली प्राइस टू बुक पे किया जाता है, तो इसकी बुक वैल्यू क्या है? और अब गोइंग फॉरवर्ड आप समझते हैं कि ये जो डिविडेंड है ये भी मेंटेन रहेगा? देखिए, अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें तो अराउंड 149-150 रुपीज़ है। तो बेस्ड ऑन करंट प्राइस इज ट्रेडिंग एट 1.2 टाइम्स। अब देखें पहले ये 230 चले गया था तो आई थिंक वो थोड़ा ऊपर चले गया था। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका आप ROE देखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी सस्टेनेबल नंबर क्या है। अगर आप देखें इस साल 15% और नंबर सस्टेनेबल लग रहा है तो इस लेवल पे आई थिंक दिस स्टॉक गेटिंग अ प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑफ 1.2-1.3 टाइम इज़ वेरी डिसेंट और इसको इतना ही मिलना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड अगर कुछ चीज़ें इंप्रूव होती हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट फ्रंट जो हमने सीक्वेंशली देखी है कि फ्लैटिश ही रही हैं, तो वो कुड इंक्रीज द कंपनीज अर्निंग। मगर अगर आप इसके नंबर्स देखें, डिपॉजिट्स देखें, इन्वेस्टमेंट्स देखें, ड्यूरेशन देखें या आपकी यील्ड देखें, तो हमें लग ये रहा है कि लगभग 6.5 रुपये का क्वार्टर ये कर सकता है, जिसकी बेसिस पे इसकी अर्निंग तकरीबन 27 से 28 रुपये अगर आप 30 रुपीज़ तक हो सकती है। ऑलमोस्ट 24 रुपीज़ तो है थर्ड क्वार्टर में, बिल्कुल 9 मंथ्स में।
तो अगर 6 रुपये भी आते हैं तो ऑफ कोर्स 30 रुपीज़ एंड अगर 7 रुपये आ जाते हैं तो 31। मैं कह रहा हूँ अगर आप अगले साल की ही बात करें फॉर FY कैलेंडर 26 तो यही नंबर लगता है। बट इसमें एक अगर आप एलिमेंट देखें रिगार्डिंग डिविडेंड यील्ड, देखें या पहले कुछ कंपनी कुछ एक साल पहले हाफ ईयरली डिविडेंड देती थी, बट अब कुछ क्वार्टर्स से ये अब एवरी क्वार्टर डिविडेंड देते हैं। सो अगर आप इसका एनालिसिस देखें कि इसका 50% पे आउट होता है और तकरीबन 3.5 रुपये एवरी क्वार्टर दे रहा है, तो हो सकता है कि लास्ट क्वार्टर भी अगर 6 रुपये की अर्निंग भी आती है, 7 रुपये की अर्निंग भी आती है, तो फिर भी आई थिंक जो बैंक है अपना डिविडेंड पे आउट मेंटेन करेगी। ओके नाउ आखिर में हम मिलर ट्रैक्टर्स पर नजर डालते हैं। मिलर ट्रैक्टर्स के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर फर्स्ट क्वार्टर में 3 रुपये और 7 पैसे रही, विच इज़ अप 33% ईयर ऑन ईयर। लेकिन अगेन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमको ड्रॉप नज़र आया 54% का। ना इसकी अगर हम हाइलाइट्स चेक करें फर्स्ट क्वार्टर की, तो नेट सेल्स में हमें कमी नज़र आई है 11% की, और ये 7.8 बिलियन रुपीज़ रहीं। ग्रॉस मार्जिन्स वाज जस्ट 1% का इजाफा है ग्रॉस मार्जिन्स में, 28.2% पे नज़र आए हैं। और फाइनेंस कॉस्ट वाज डाउन 27% ईयर ऑन ईयर टू 477 मिलियन रुपीज़। सो शहबाज, नाउ यहाँ पे ऑफ कोर्स वी नो के ट्रैक्टर की सेल्स में कमी नज़र आ रही है अक्रॉस द इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स अलगाजी के भी नंबर्स कमी आए थे, बट अभी जो रिसेंट नंबर्स अक्टूबर के आए, विच मीन्स के जो अब सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट हो गया है, तो उसमें थोड़े नंबर्स बेहतर हैं बिकॉज ऑफ द पंजाब ट्रैक्टर स्कीम। पूरे साल क्या लग रहा है? देखें, अगर आप पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंशली सेल्स आर डाउन अबाउट 35% सेल्स रेवेन्यू, उसका मेजर रीज़न कि जो आपकी 46% सेल्स वॉल्यूम्स डाउन है। अगर आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी देखें वॉल्यूम्स आर डाउन, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखें वॉल्यूम्स आर डाउन। बट आई थिंक जो इनकरेजिंग चीज़ जो एक अक्टूबर के नंबर्स में आई है वो ट्रैक्टर्स, इन्होंने 2000 ट्रैक्टर बेचे। अब ये एक अच्छा नंबर क्यों है? बिकॉज इन्हें लास्ट क्वार्टर जो आपका फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ सितंबर में एंड हुआ, उनने मिला के 2180 ट्रैक्टर्स बेचे थे। तो एक महीने में 2000 ट्रैक्टर बेचना इनकरेजिंग है। अब अगला सवाल इन्वेस्टर्स का होता है ये नंबर कहाँ से आया, राइट, और इनका ये नंबर सस्टेनेबल है कि नहीं। आई थिंक हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि एक पंजाब ट्रैक्टर स्कीम है, इसके 2 डिविजन्स हैं। एक डिवीजन में पहले सेगमेंट में 10,000 ट्रैक्टर्स हैं और सेकंड भी सेगमेंट में 10,000 ट्रैक्टर्स हैं। तो पहले सेगमेंट में या पहले फेज़ में बैलेटिंग हो गई है 10,000 ट्रैक्टर्स की, और वो लो हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स हैं जिसमें सब्सिडी तकरीबन 5 लाख रुपए की है पर ट्रैक्टर। और जब ये पहला फेज़ ख़त्म होगा तो फिर सेकंड फेज़ में ये नंबर जो हाई हॉर्स पावर है उस पर सब्सिडी 10 लाख रुपए की, मगर वो भी सब्सिडी अब ट्रैक्टर 10,000 के हैं। सो अगर आप देखें 3 महीने में इन्होंने 2180 ट्रैक्टर भेज दिए हैं और 1 महीने में 2000 ट्रैक्टर भेज दिए हैं। और आई थिंक अभी लेटली एनालिस्ट ब्रीफिंग भी हुई थी, वहाँ इन्होंने मैनेजमेंट का एक ऑप्टिमिस्टिक नंबर था कि 21,000 ट्रैक्टर ये बेच सकते हैं FY 26। अगर आप देखें FY 25 में मिलर ट्रैक्टर ने तकरीबन 18,000 साढ़े 18,000 ट्रैक्टर बेचे। सो अगर आप कोई पंजाब ट्रैक्टर स्कीम इनकॉर्पोरेट कर लें सो ये नंबर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक तो है, मगर थोड़ा लगता है कि पॉसिबल है। अगर आप ये देखें कि फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स अगर कंपनी मिलर ट्रैक्टर्स 2000 ट्रैक्टर बेचती है तो ये नंबर सस्टेनेबल हर महीने बेचती है, 2100 का नंबर बनता है एवरेज, तो ये नंबर 21,000 का बन सकता है। अब अगर आप देखें ये 2000 का नंबर इन्होंने अक्टूबर में बेचा, हम अज्यूम ये करते हैं ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6000 ट्रैक्टर बेचते हैं और सिमिलर मार्जिन रखते हैं जो अभी हमने कंपनी में देखे हैं 28% के हैं। सो जो 3 रुपये 7 पैसे की अर्निंग आई है लास्ट क्वार्टर, वो अर्निंग तकरीबन 10 रुपये जंप हो जाती है। सो ये चीज़ एक सब्सटैंशियल इंक्रीज़ है। और इसी तरह को यही नंबर को हम एनुलाइज करें, जो लास्ट ईयर अर्निंग 33-34 रुपीज़ की थी, वही अर्निंग तकरीबन 40 रुपये की हो जाती है। सो येस, वी कैन सी अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन अर्निंग्स एंड विच विल बी लेड मेजरली लेड बाय द पंजाब ट्रैक्टर स्कीम। और आई थिंक कुछ पंजाब में एक किसान पैकेज भी आया था, तो वहाँ भी कुछ फार्मर्स को कुछ रिलीफ है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडाइज लोन्स। तो आई थिंक दोनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर लोग अब देखें, मगर मैनेजमेंट का ओपिनियन ये है कि ये जब इस तरह की स्कीम्स आ जाती हैं तो कोई फिर कोई ट्रेंड सेल्स का वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज लोग जो फार्मर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर साल कोई स्कीम आएगी और फिर वो वेट करते हैं। सो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से उनको ये इतना अच्छी नहीं लगता। मैं आप देखें फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स ट्रैक्टर्स की जो एवरेज सेल्स होती थी उससे बहुत कम हो गई हैं आपकी, वेयर एज मिलर ट्रैक्टर्स स्टिल मेंटेनिंग इट्स मार्केट शेयर। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमने ये देखा है डिस्पाइट ऑफ लोअर सेल्स एंड हाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके हमने ये भी देखा है कि आपकी लोन्स बढ़ गए हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। इवन देन एक अच्छी चीज़ है कि जो मैनेजमेंट है जो कमा रही है वो पे आउट कर रही है। हमने ये भी देखा लास्ट 2 साल में
तकरीबन कंपनी ने 80 रुपये कमाए और 80 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस साल 40 रुपये कमाएगी, सो द मैनेजमेंट कैन वी कैन एक्सपेक्ट अ पे आउट अबाउट 40 रुपीज़। सो अगर आप प्राइस देखें, अब सवाल होगा ये होता है कि किस लेवल में मिलर ट्रैक्टर ने, सो येस वी कैन एक्सपेक्ट के बेस्ड ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस के नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड अच्छे रह सकते हैं। अब उसमें देखें 2 मेजर प्लेयर्स हैं, मिलर ट्रैक्टर्स एंड अलगाजी ट्रैक्टर्स, तो जो उनका मार्केट शेयर बनता है उस हिसाब से वहाँ आपकी ट्रैक्टर्स का शेयर उनको मिल जाता है। सो ऑफ कोर्स अगर पूरे साल की हम अर्निंग देखें 42 रुपीज़ की अर्निंग अगर हम करते हैं, तो इट्स ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ अबव 10 टाइम्स, और इसका एवरेज हिस्टोरिकल मल्टीपल 10 टाइम्स रहता है। और यील्ड भी अट्रैक्टिव इतनी नहीं है, यील्ड भी आई थिंक बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब इट्स लाइक अंडर 10% या 8-9% आपकी यील्ड बनती है। सो ऑफ कोर्स आई थिंक अगर यू कैन वेट, बट नंबर्स ये हैं, अर्निंग्स ग्रोथ होगी, नंबर्स आपके रोबस्ट रहेंगे ट्रैक्टर्स के, बट गोइंग फॉरवर्ड अब हमें ये देखना है कि फुल ईयर की अर्निंग क्या है और प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है और क्या डिविडेंड यील्ड है, उस बेसिस पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेनी चाहिए। यहाँ पे शहबाज एक आखिरी सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स ज़ाहिर है कि बिकॉज वी नो कि जैसे आपने खुद भी कहा ना कि कुछ सालों से ट्रैक्टर सेल्स बहुत कम हो गई हैं, तो वो क्या चीज़ होगी ट्रिगर के ट्रैक्टर सेल्स में हमको दोबारा से जो आज से कुछ सालों पहले ट्रेंड था वो नज़र आया? देखिए, यहाँ इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो देखेंगे पहले इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, रुपी डिप्रिसिएशन हो गई थी, और एक आपकी जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो नहीं हो रही थी, तो बूम एंड बस्ट साइकिल था। आई थिंक वहाँ तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है। आई थिंक पिछले साल हमने ये भी देखा है एवरी आफ्टर 2 years और 3 years एक मेजर फ्लड आ जाता है जो मार्केट को डिस्टर्ब कर देता है और जो आपकी जो डिफरेंट क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आई थिंक ये भी एक फैक्टर रहा है। और आई थिंक एक और फैक्टर जो मैनेजमेंट ने स्टेट भी करा है रिगार्डिंग इट्स क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से हम फ्लड्स बहुत देख रहे हैं। तो जहाँ अगर सस्टेनेबिलिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ फार्मर इकोनॉमिक्स, सो वहाँ ही हम देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो आई थिंक एक चीज़ यही हुई है कि एक तो ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च हो गई है और वी आर एक्सपेक्टिंग जो एक्सपेक्टेड लॉसेस थे, भले वो राइस की हों या शुगर केन की हों, उससे कम हुए हैं। और गवर्नमेंट ने दोबारा एक सपोर्ट प्राइस तरह अनाउंस कर दी है, तो उसकी वजह से वी कैन सी सम रिकवरी इन द ट्रैक्टर सेगमेंट ओवरऑल। ओके शहबाज, थैंक यू। So that's it for this edition of Stock Pod। जो आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, खुदा हाफिज़।